पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है सिस्टम्स एनालिसिस, जिसको हम हिंदी में व्यवस्था सिद्धांत या प्रणाली उपागम भी कहते हैं। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर में जो पुस्तक चलती है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा एमए के अंदर एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। तो जो विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर और एमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समान रूप से उपयोगी होने के साथ साथ जो विद्यार्थी कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चर की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उनके कंपटीशन के बच्चों के लिए भी ये बहुत सारा उपयोगी है। क्योंकि जो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए या डेविड ईस्टन के प्रणाली सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, तो इस सिस्टम थ्योरी की आज हम बात करते हैं। आइए चर्चा करते हैं सिस्टम एनालिसिस के बारे में। दरअसल मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जो है, आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है, उसके अंतर्गत प्रणाली जो विश्लेषण है, व्यवस्था सिद्धांत है, इसका अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की ही देन है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका जो था, खासकर शिकागो विश्वविद्यालय, वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का गढ़ बन गया था। और चार्ल्स मेरियम के जो शिष्य थे डेविड ईस्टन, उन्होंने प्रणाली विश्लेषण जो है विकसित किया। दरअसल परंपरागत जो संकल्पना थी, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था, उसके अंतर्गत राजनीतिक जो संस्थाएं थी उनके अध्ययन पर बल दिया जाता था। जैसे कार्यपालिका की शक्तियां क्या हैं, संसद की शक्तियां क्या हैं, संसद का संगठन कैसा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं, चुने कैसे जाते हैं। तो इन सब राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर परंपरागत राजनीति विज्ञान में बल दिया जाता था। लेकिन जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है उसके अंदर जो एक प्रणाली विश्लेषण है, व्यवस्था सिद्धांत है, वो राजनीति को एक प्रोसेस मानता है, एक प्रक्रिया मानता है कि राजनीति जो है वो संस्थागत अध्ययन मात्र नहीं है, बल्कि वह राजनीति एक प्रक्रिया है। हम बात करते हैं कि अब प्रक्रिया और प्रणाली दोनों में क्या अंतर है। दरअसल प्रक्रिया जो है वो क्रियाओं की एक श्रृंखला होती है जो किसी चीज़ की स्थिति में बदलाव ला देती है। यानी प्रोसेस के तहत किसी वस्तु, किसी स्थिति के अंदर बदलाव घटित होता है। जैसे अपन बात करें हमारे भौतिक पर्यावरण के बारे में, तो जो अनेक तत्व हैं, जैसे हवा है, पानी है, धूप है, धूल है, धुआं है, ये सारे एक दूसरे पर क्रिया करते हैं। तो इससे मौसम बदल जाते हैं, बारिश होती है, कई तूफान आते हैं। तो ये आप विभिन्न तत्वों के आपसी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये घटित होती हैं। उसी प्रकार जो हमारा सामाजिक पर्यावरण है, सामाजिक परिवेश है, उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व एक दूसरे से क्रिया करते हैं, जिससे सामाजिक जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं, बहुत सारी गतिविधियां अस्तित्व में आती हैं। तो जब किसी भी पर्यावरण में, किसी भी परिवेश में जिस ढांचे के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हम प्रणाली कहते हैं। यानी वो ढांचा जिसके अंतर्गत वो क्रिया घटित होती है, वो प्रक्रिया होती है, विभिन्न तत्व एक दूसरे पर क्रिया करते हैं, उसे हम व्यवस्था या प्रणाली कहते हैं। ये जो प्रणाली की संकल्पना जो है वो एक विश्लेषणात्मक संकल्पना है, एक एनालिटिकल कंसेप्ट है। इसे किसी जीवित प्राणी या यंत्र की तरह हमें एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट नहीं समझना चाहिए, मूर्त वस्तु नहीं समझना चाहिए, बल्कि विश्लेषण के उद्देश्य से हमें व्यवस्था के अंदर जो विभिन्न तत्व क्रिया करते हैं उनमें अमूर्त तत्वों पर विचार करना चाहिए, मूर्त तत्वों पे नहीं। यानी राजनीतिक प्रणाली को हम उन व्यक्तियों का समूह नहीं समझते जो सरकार या उसके विभिन्न अंगों की रचना करते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आते हैं, संसद की कार्यप्रणाली स्पष्ट कीजिए, लोकसभा के गठन को स्पष्ट कीजिए, राज्यसभा के गठन को स्पष्ट कीजिए। तो प्रणाली विश्लेषण के अंदर संस्थागत अध्ययन का कोई स्थान नहीं है। इस संकल्पना के अंदर उन अमूर्त तत्वों पर ध्यान दिया जाता है जो एक दूसरे पर क्रिया करते हैं, यानी परस्पर क्रिया करके राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। राजनीतिक विश्लेषण के उद्देश्य से राजनीतिक प्रणाली के अनेक मॉडल विकसित किए गए हैं, बहुत सारे प्रतिरूप इसमें हैं। लेकिन इसमें व्यवस्था सिद्धांत दो लोगों का प्रसिद्ध है, जिसमें एक तो है डेविड ईस्टन और दूसरे हैं गैब्रियल ऑलमेंट। ऑलमेंट जो था, उनकी जो प्रणाली विश्लेषण है या व्यवस्था सिद्धांत, उसको पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण। लेकिन जो डेविड ईस्टन है, उन्होंने सबसे पहले प्रणाली विश्लेषण को पॉलिटिकल साइंस में जगह दी थी। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्यवस्था सिद्धांत का जनक कौन है राजनीति विज्ञान में, या प्रणाली विश्लेषण का जनक कौन है? तो आपको याद रखना है डेविड ईस्टन। कौन सी पुस्तक में उन्होंने प्रणाली विश्लेषण सबसे पहले दिया था? तो उन्होंने 1953 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिकल सिस्टम, एन इंक्वायरी टू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी पुस्तक का नाम था राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली, राजनीति विज्ञान की दशा का अन्वेषण। उसमें उसने एक ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना चाहा जिसमें सारे राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान समा जाएं। उसने कहा कि संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया को ही सिद्धांत का विषय बनाया जाना चाहिए, उसके कुछ एक पक्षों को ही नहीं। प्रणाली सिद्धांत के जो समर्थक थे वो अलग अलग क्षेत्रों से आए थे।
उसमें से जो अधिकांश लेखक हैं कुछ समाज विज्ञानों, खासकर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। डेविड ईस्टन अकेले ऐसे थे जो पॉलिटिकल साइंस क्षेत्र से आए थे। ईस्टन ने एक पुस्तक और लिखी 1957 में जिसका नाम था वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसमें उन्होंने एक लेख लिखा था जिसका नाम था एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी राजनीतिक प्रणालियों के विश्लेषण के लिए एक उपागम। उसमें उन्होंने राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना पेश की। और ईस्टन ने इससे पहले जो पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में, उसमें स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत आवंटन है। अब ये कई बार कॉम्पिटिशन में पॉलिटिकल साइंस के जो कॉम्पिटिशन देते हैं बच्चे, उनसे कई बार पूछा गया है, कॉम्पिटिशन में कई बार सवाल आता है, एग्जाम में भी आता है कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत आवंटन है, ये किसकी परिभाषा है? तो आपको याद रखना है ये परिभाषा है डेविड ईस्टन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेक्चर में, कॉलेज लेक्चर में, पीजीटी के टेस्ट में और जो अपने बीए और एमए के एग्जामिनेशन है उसमें ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। अब मूल्यों से क्या तात्पर्य होता है? दरअसल मूल्य वो नियम या आदेश होते हैं जिनके माध्यम से समाज में संसाधनों का आवंटन किया जाता है। राजनीति एक प्रक्रिया है जो संसाधनों का आवंटन करती है। संसाधनों के आवंटन से मतलब ये होता है किसको आरक्षण मिले, किनको नौकरियां मिलें, किसको कितनी नौकरियां मिले, देश के अंदर खनिज पदार्थ हैं उनकी नीलामी कैसे हो, कैसे खनिज पदार्थों का आवंटन किया जाए, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया क्या हो, सड़क निर्माण की जाए तो उसके नियम क्या हो, ये सारे की सारी चीज़ें मूल्य में आती है। यानी देश में जो संसाधनों का वितरण जो किया जाता है वो मूल्यों के माध्यम से किया जाता है, उनको मूल्य कहा जाता है। तो प्रणाली उन तत्वों के समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से संबंध हो, यानी तत्व जो पर्यावरण के अंदर हैं वो एक दूसरे से संबंध होने चाहिए, एक दूसरे पर आश्रित होने चाहिए और एक दूसरे पर क्रिया करनी चाहिए। राजनीतिक प्रणाली की परिभाषा देते हुए ईस्टन ने कहा है कि राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। यानी अनिवार्य और आधिकारिक आवंटन से मतलब होता है कि सरकार जो नियम बना देती है, जो आदेश दे देती है या नौकरियां देती है, सड़कें बनाती है, तो ये सब जो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं ये लागू होते हैं और लोग इनका पालन करते हैं, इसलिए इसे अनिवार्य और आधिकारिक आवंटन किया जाता है। लोग कहते हैं ना कि भाई सरकार इस बारे में अधिसूचना जारी करे, यानी लोग उसका नियमों की क्या करते हैं, पालना करते हैं। तो ये अनिवार्य होते हैं, लोगों के लिए उनकी पालना करना आवश्यक होता है। सरकार ने कोई नियम बनाया तो लोगों को उसकी पालना करना आवश्यक होता है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से ऐसे नियम निर्धारित किए जाते हैं या आदेश दिए जाते हैं जिनके द्वारा जो समाज के जो संसाधन हैं उनको समाज के भिन्न भिन्न समूह के उपयोग के लिए नियत किया जाता है। जैसे अभी राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन चल रहा है, तो मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा जो आरक्षण है वो बढ़ाया जाए, यानी सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। तो केवल गुर्जर ही नहीं कर रहे, जैसे गुजरात में पटेलों ने आंदोलन किया था। तो ये जो आंदोलन आरक्षण के लिए किए जा रहे हैं ये दरअसल समाज के विभिन्न समूह द्वारा देश के संसाधनों में हिस्सेदारी के लिए एक प्रयास है। इन आदेशों और नियमों को समाज के लिए प्रमाणिक और अनिवार्य मानकर इनका पालन किया जाता है। यानी गवर्नमेंट जब उनको नोटिफाई कर देती है, सरकार उनके लिए नियम बना देती है, तो लोग उनका क्या करते हैं, पालन करते हैं। ईस्टन कहता है कि राजनीतिक प्रक्रिया किसी बंद दायरे में नहीं चलती, बल्कि इसके सिरे सामाजिक प्रक्रिया के साथ जुड़े होते हैं। कहने का मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक खुली प्रणाली है। ये राजनीतिक प्रणाली मूल्यों का आवंटन किस लिए करती है, जो नियम और आदेश क्यों जारी करती है? क्योंकि उसे अपने जो पर्यावरण जो होता है, जो समाज जो होता है, उससे उसे अपने मांगे प्राप्त होती है। लोग मांगे करते हैं, जैसे मैंने कहा गुर्जर आरक्षण की मांग करते हैं। अगर सरकार उनको आरक्षण दे देती है, 9वीं अनुसूची में शामिल कर देती है और रिजर्वेशन बढ़ा देती है, तो वो क्या हो जाता है, अनिवार्य और आधिकारिक आवंटन हो जाता है। और ये आवंटन आधिकारिक क्यों होता है? क्योंकि लोग उस सरकार के उन आदेशों की पालना करते हैं, उन नियमों की पालना करते हैं, नौकरियों के अंदर उनको आरक्षण मिलना शुरू हो जाता है, तो पर्यावरण से उनको समर्थन प्राप्त होने लग जाता है। राजनीतिक प्रणाली इन तत्वों को निर्णय और नीतियों में रूपांतरित कर देती है। यानी जो लोग मांग करते हैं तो सरकार उन सभी मांगों को थोड़ी मानती है, लेकिन सरकार जिन मांगों को मान लेती है और उनके बारे में आदेश जारी कर देती है, तो वो जो आदेश जारी किए जाते हैं या निर्णय लिए जाते हैं या जो नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं वो निर्गत कहलाती हैं। ये नीतियाँ और निर्णय वापस समाज में समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सरकार के अधिसूचनाओं के माध्यम से जनता तक इनकी सूचनाएं पहुंचती हैं और वापस पर्यावरण में चली जाती हैं। तो फिर दूसरे लोग भी मांग करने लग जाते हैं। जैसे गुर्जरों को आरक्षण मिल गया तो कल दूसरे समाज के लोग खड़े हो जाएं कि हमें भी जो है आरक्षण दो, तो फिर नई मांगें पैदा हो जाती हैं। ईस्टन ने जो पुस्तक लिखी थी, ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965, उसमें उसने राजनीतिक प्रणाली का एक मॉडल जो था वो रेखाचित्र के रूप में प्रस्तुत किया था, जो अभी आगे वाली स्लाइड में है। जिसमें इस स्लाइड में अपन देख रहे हैं कि राजनीतिक प्रणाली के चारों तरफ पर्यावरण है। पर्यावरण का मतलब है सामाजिक परिवेश। उसमें जो आगत हैं, आगत कौन कौन से होती हैं, जो लोग मांग करते हैं,
और लोग जो समर्थन करते हैं वो आगत के अंतर्गत आते हैं। ये मांगे और समर्थक जो है अधिकारियों के पास जाती है, राजनीतिक प्रणाली के पास जाती है। राजनीतिक प्रणाली में जिन लोगों के पास निर्णय लेने की क्षमता है वो उनके बारे में कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ नीतियाँ बनाते हैं, कुछ नियम और आदेश जारी करते हैं। तो जो निर्णय और नीतियाँ उन मांगों के फलस्वरूप राजनीतिक प्रणाली जो लेती है उनको निर्णय और नीतियाँ कहते हैं। वो एक आधिकारिक आवंटन होता है। उन निर्णय और नीतियों की सूचना जो है पुनर्विवेश प्रक्रिया के माध्यम से समाज में पहुंचती है। समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अधिसूचनाओं के माध्यम से जनता तक वो सूचनाएं पहुंचती हैं। तो इस प्रक्रिया और फिर वापस नई मांगें खड़ी हो जाती हैं। तो ये जो सूचनाएं वहाँ तक पहुँचती हैं, पर्यावरण में जाती हैं, उस प्रक्रिया को पुनर्विनिवेश कहते हैं। तो अपन बात करते हैं कि राजनीतिक प्रणाली को अपने पर्यावरण से जो तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें आगत कहते हैं। यह प्रणाली जिन वस्तुओं का उत्पादन करती है या जो निर्णय लेती है उन्हें निर्गत कहते हैं। ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक प्रणाली को सामाजिक जीवन में मांगे और समर्थन आगत के रूप में प्राप्त होते हैं। ये प्रणाली नीतियाँ और निर्णय बनाकर उन्हें निर्गत रूप से पर्यावरण की ओर प्रभावित करती हैं और ये नीतियाँ और निर्णय ही आधिकारिक आवंटन का आधार बनते हैं। ये जो निर्णय सरकार के द्वारा लिए गए हैं या आदेश जो जारी किए गए हैं वो पर्यावरण में जाके उन तत्वों से फिर क्रिया करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार ने मांग लिया, ये आदेश जारी कर दिया कि ठीक है गुर्जरों को आरक्षण दिया जाता है, तो फिर नई मांगें फिर खड़ी हो जाती है, नए और समाज के लोग मांग करने लगते हैं, तो उससे नए आगत अस्तित्व में आ जाते हैं, नई मांगें अस्तित्व में आ जाती हैं। तो ये जो वापस जो नए आगत बनते हैं पुनर्निवेश के माध्यम से बनते हैं, फीडबैक के माध्यम से बनते हैं। इसमें मीडिया का, समाचार पत्रों का, जनमत का, टीवी, इन सब, और ये जटिल चक्कर पूरा हो जाता है। राजनीतिक प्रणाली में बहुत सारी मांगें होती हैं, मांगें सरकार के सामने खूब सारी आती हैं, लेकिन सरकार सभी मांगें नहीं मानती। कुछ मांगें रास्ते में खो जाती हैं और सरकार उन कई मांगों पर कोई निर्णय नहीं करती, यानी सभी मांगें जो है निर्गत में परिणित नहीं हो पाती हैं। ईस्टर्न ने माल निर्माण के रूपक का प्रयोग करते हुए संगत दिया कि मांगें तो एक कच्चा माल है, यानी मांगें तो बहुत सारी हैं, सारा कच्चा माल जो है तैयार माल में नहीं बदला जाता, लेकिन जो मांगें तैयार माल के रूप में बदल जाती हैं उसमें से कुछ मांगें छांट दी जाती हैं, कच्चे माल में से बहुत सारा मटेरियल हटा दिया जाता है और जो तैयार माल बनता है वो निर्गत होता है। और इस प्रक्रिया में लोगों का जो समर्थन है वो सरकार के लिए ऊर्जा का काम करता है कि सरकार के निर्णयों का लोग स्वागत करते हैं, समर्थन देते हैं, तो सरकार के लिए ऊर्जा का काम करता है। मांगें कहीं से भी आ सकती हैं, लोगों के समूह मांग कर सकते हैं, नेता मांग कर सकते हैं, विपक्ष के लोग मांग कर सकते हैं। अलग अलग शासन प्रणाली में, लोकतंत्र के अंदर, अधिनायक तंत्र में, साम्यवाद में जो मांगों के जो स्रोत हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। लोग अपनी राजनीतिक प्रणाली से जैसी आशा रखते हैं उसी हिसाब से समर्थन देते हैं। मांगे की सरकार के सामने, लेकिन लोग समर्थन नहीं कर रहे, तो ऐसी मांगों का कोई मूल्य नहीं है। या सरकार ने कोई निर्णय लिया और लोग समर्थन नहीं कर रहे, तो फिर वो अपनी वैधता खो देती है। सरकार को चलाना लोगों के समर्थन पर आश्रित है। समर्थन में यदि मान लो कोई उतार चढ़ाव आ जाए, लोग समर्थन नहीं करें, कम करें, तो इससे सरकार की नीति प्रभावित होती है। सरकार जब निर्णय ले, नीतियाँ तैयार करे या आदेश कोई जारी करे, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को वो नीति, निर्णय और आदेश जो है स्वीकार होने चाहिए। ईस्टर्न ने जो आगत और निर्गत तत्वों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, इससे हम राजनीतिक प्रणाली का विश्लेषण कर सकते हैं। मांगे 4 प्रकार की बताई हैं उन्होंने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। डेविड ईस्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में मांगे कौन कौन सी बताई हैं, या समर्थन को कितने प्रकार के बताए हैं, या निर्गत कितने प्रकार के बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। मांगे 4 प्रकार की होती हैं। पहला है वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन की मांग। जैसे कामगार जो है वो मजदूरी की मांग करें, मजदूरी बढ़ाने की बात करें, या कहें काम की परिस्थितियों में सुधार करो, काम के घंटे कम करो, छुट्टियां बढ़ाओ, बीमा सुविधाएं दो, शिक्षा के अंदर जो है अवसर ज़्यादा प्रदान करो, ज़्यादा कॉलेज और स्कूल खोलो, मनोरंजन सुविधाओं का विस्तार करो, अच्छी सड़कें बनाओ, परिवहन के साधनों की मांगें जो की जाती हैं, तो वो वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन की मांगें हैं। दूसरी मांगें होती है व्यवहार के नियमन की मांगें। जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, महिला सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, बच्चियों की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, बाजार को नियंत्रित किया जाए, वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया जाए, सरकार कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराए, विवाह कानून बनाए, विवाह कानूनों में सुधार किया जाए। जैसे अभी अपने देश के अंदर चल रहा था 3 तलाक प्रथा, तो उसको लेकर बड़ी मांग थी और सरकार ने 3 तलाक को एक साथ 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया। तो ये व्यवहार के नियमन की मांगें थी। सार्वजनिक व्यवस्था जो थी उसको मेंटेन किया जाए, पब्लिक सेफ्टी को बढ़ाया दिया जाए, स्वच्छता को कायम रखा जाए, सफाई व्यवस्था को बढ़ाया जाए। तो ये सारी व्यवहार के नियमन की मांगें हैं। तीसरी प्रकार की मांगें होती है राजनीतिक जीवन में सहभागिता से संबंधित मांगें। इसमें क्या होता है, जैसे लोग वोट देने का अधिकार मांगते हैं, सरकारी नौकरियां मांगते हैं, राजनीतिक पदों पर जाने का अधिकार मांगते हैं। महिलाएं जैसे संसद के अंदर आरक्षण की मांग कर रही हैं। अभी लोकसभा, राज्यसभा में SC ST को आरक्षण है, लेकिन महिलाएं कह रही हैं 1/3 आरक्षण दिया जाए।
इसके अलावा सरकारी विभागों और अधिकारियों को जो है याचिका भेजने का अधिकार मांगते हैं, राजनीतिक संघ या पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का अधिकार मांगते हैं। तो ये राजनीतिक जीवन में सहभागिता संबंधी मांगे हैं। चौथी जो है वो है संचार एवं सूचना संबंधी मांगे, जैसे सरकारी नीतियों का उद्देश्य क्या है, सूचना का अधिकार की मांग करते हैं। या फिर लोग ये मांग करते हैं, जैसे अभी चीन के साथ कार्रवाई चल रही है तो बीच में विपक्ष ने मांग की, लोगों ने मांग की कि चीन के साथ क्या चल रहा है इसकी जानकारी जो है रक्षा मंत्री जनता से साझा करे। विदेशी आक्रमण की धमकियों के समय भी ऐसी मांग की जाती है कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, और लोग मांग करते हैं कि राष्ट्र के गौरव और शक्ति का प्रदर्शन किया जाए। तो ये सूचना संबंधी मांगे हैं। तो ये मांगे 4 प्रकार की होती हैं। समर्थन भी इसी प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत समर्थन कौन कौन से होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मटेरियल सपोर्ट या माली समर्थन। इसके अंतर्गत जैसे करों का और मालगुजारी का भुगतान लोग करते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। सामाजिक कार्य या सैनिक सेवा के लिए प्रस्तुत रहते हैं। गवर्नमेंट जो डिमांड करती है तो लोग देश सेवा के लिए, विदेशी आक्रमण हो गया तो खड़े हो जाते हैं। स्वच्छता अभियान में लोग भाग लेते हैं। तो सामाजिक कार्य करके लोग सरकार के कार्यों का समर्थन करते हैं, निर्णयों का समर्थन करते हैं। इसके अलावा कायदे कानूनों का लोग पालन करते हैं। सरकार ने नियम बनाया, लोग पालन ही नहीं कर रहे, तो फिर उस निर्णय या नीति की कोई वैधता नहीं है, उसे समर्थन हासिल नहीं है, यानी सरकार वैधता खो चुकी है। ये जो समर्थन है ये सरकार को वैधता देते हैं। लोग नियमों का पालन करते हैं। जैसे जीएसटी लागू किया सरकार ने, तो लोगों ने जीएसटी के हिसाब से कर अदा करना शुरू कर दिया। लोग इनकम टैक्स का जो दायरा बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है उसके हिसाब से जो लोग टैक्स देते हैं, तो कायदे कानूनों का पालन कर रहे हैं। सहभागिता मूलक समर्थन होते हैं कि जैसे लोग वोटिंग में भाग लेते हैं। कई बार जैसे मतदान का बहिष्कार कर देते हैं, इसका मतलब लोगों का जो है समर्थन सरकार के साथ नहीं है। लेकिन जब वो लोग वोटिंग में भाग लेते हैं, राजनीतिक चर्चाएं करते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो ये सब सहभागिता मूलक समर्थन है। चौथा है सरकारी सूचनाओं की ओर ध्यान देते हैं। सार्वजनिक सत्ता, प्रतीकों और समारोह के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का लोग इस तरह पालन करते हैं। तो सरकार की सूचनाओं की ओर ध्यान देने की जो प्रवृत्ति है वो भी एक समर्थन है। निर्गत आगत के ऊपर मांगे और समर्थन पे सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, नियम और आदेश जारी किए जाते हैं, उन्हें निर्गत कहते हैं। निर्गत भी 4 प्रकार के हैं। दोहन, इसके तहत लोग क्या, जैसे इसके अंदर क्या होता है, कर लगाया जाता है, कर घटाया या बढ़ाया जाता है, कोई शुल्क लगाया जाता है या कोई व्यक्तिगत सेवा की मांग की जाती है, तो ये दोहन है। व्यवहार का नियमन, सरकार जो है विभिन्न प्रकार के कायदे कानून बनाकर जो है व्यवहार का नियम करती है। जैसे महंगाई को कम करना, बाजार को नियंत्रित करना, वस्तुओं की कीमतों में कमी लाना, ठीक है। तो ये सारी की चीज़ें व्यवहार के नियमन से संबंधित आती हैं। इसके अलावा सरकार जो और क्या निर्णय लेती है, सरकार लोगों को वस्तुएं प्रदान करती है, सेवाएं प्रदान करती है, अवसर प्रदान करती है, मान सम्मान प्रदान करती है, पुरस्कार देती है। तो ये सब निर्णय हैं। इसके अलावा प्रतीकात्मक निर्बंध भी होते हैं, जैसे प्रचलित मूल्यों की पुष्टि कर देती है, राजनीतिक प्रतीकों का प्रदर्शन करती है, सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों का प्रकाशन करती है। तो ये भी 4 प्रकार के निर्गत होते हैं। इस जो पुनर्निवेश की जो प्रक्रिया होती है, फीडबैक की, मीडिया के संचार साधनों के माध्यम से, जन निर्माण के साधनों के माध्यम से पुनर्निवेश की प्रक्रिया घटित होती है, जो राजनीतिक प्रणाली को अपने लक्ष्य की पूर्ति में सहायता देती है। इससे यह संकेत मिलता है, समाचार पत्रों के माध्यम से जो लेख लिखे जाते हैं, आलोचनाएं की जाती है, लोग अपना फीडबैक देते हैं, टीवी के माध्यम से लोग अपनी बात करते हैं या धरने या प्रदर्शन करते हैं, तो इससे ये पता पड़ता है कि वास्तव में हमारी प्रणाली कितना काम कर रही है, लक्ष्य जो है उस लक्ष्य से कितनी परे है, और सरकार ने जो निर्णय लिया है उससे लक्ष्य से जो दूरी है वो कितनी कम हो रही है, लक्ष्य कितना पूरा हो रहा है। ये सब बातें हमें फीडबैक के माध्यम से पता पड़ती है। सरकार के पास इन चीज़ों का फीडबैक जाता है। उस मांग से लोग जो है उस निर्णय से कितने संतुष्ट हुए हैं, ये सारी प्रक्रिया फीडबैक से गठित होती है। यानी सामान्य परिस्थितियों में मांगे जो है राजनीतिक प्रणाली को अपना लक्ष्य और नीतियाँ निर्धारित करने में मार्गदर्शन देती है, समर्थन उस लक्ष्य की सिद्धि में सहायता देते हैं, और ऐसी आशा की जाती है कि राजनीतिक प्रणाली समाज से जो मांगे उठती हैं उनको यदि प्रभावशाली ढंग से सही निर्णय और सही नीतियाँ ले ले तो उसे समर्थन अवश्य प्राप्त होते हैं। यह आशा भी की जाती है कि पुनर्निवेश वाहिका निर्गत और आगत तत्वों में उपयुक्त समायोजन स्थापित कर देगी। यानी पुनर्निवेश याचिका वाहिका जो है आगत और निर्गत में सही समायोजन करती है, इससे राजनीतिक प्रणाली में संतुलन की स्थिति आ जाती है। परंतु ऐसी स्थिति पैदा करना या उसे कायम रखना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि मांगे तो बहुत बढ़ जाएंगी। यदि बहुत ज़्यादा मांगे हो जाएंगी, लोग बहुत ज़्यादा आंदोलन करेंगे, धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ज़्यादा मांगे उठा देंगे और मांगे बहुत प्रभावशाली हो जाएंगी, तो राजनीतिक प्रणाली के अंदर तनाव पैदा हो जाता है। राजनीतिक प्रणाली जो है तनाव की स्थिति में आ जाती है और ये प्रणाली बोझ से दब जाती है। तो इन सभी मांगों को चूँकि
सभी मांगें पूरी नहीं की जा सकती, सरकार के लिए संभव भी नहीं है, राजनीतिक प्रणाली के लिए संभव नहीं है कि सभी मांगों को पूरा कर सके। तो कुछ रेगुलेटरी सिस्टम होते हैं जो उन मांगों को नियंत्रित करते हैं। ये नियामक तंत्र मांगों को नियंत्रित करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये कौन कौन से नियामक तंत्र हैं? जैसे एक तो राजनीतिक दल और दबाव गुट। सभी लोग तो राजनीतिक दलों से बहुत सारी मांगें करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल सभी मांगों पर ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ चुनिंदा मांगे जो उन्हें उचित लगती हैं उनको राजनीतिक दल जो है मांग करते हैं, विधानसभाओं में मांग करते हैं, दबाव गुट जो है इकट्ठे होकर मिलते हैं, तो ये द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। यानी केवल ये सही मांग को ही राजनीतिक प्रणाली के सामने पेश करते हैं, निर्णय लेने वाले लोगों के सामने सही मांग को ही ये पेश करते हैं। हर किसी मांग को बेग रोक टोक ये प्रणाली के अंदर नहीं जाने देते। दूसरे नियामक तंत्र है सांस्कृतिक तंत्र, कल्चरल मैकेनिज्म। इसका भी बड़ा कड़ा अंकुश होता है। ये जांच करता है कि कौन सी मांग सही है, कौन सी मांग सही नहीं है। इसके अलावा संप्रेषण वाहिकाएँ हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं जिनके माध्यम से राजनीतिक प्रणाली के भीतर मांगे पहुंचती हैं। जैसे हम एसडीएम को ज्ञापन देते हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं, या किसी नेता को या मंत्री को ज्ञापन देते हैं और वो उन मांगों को उन अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। तो वो जो है संप्रेषण वाहिकाएँ हैं। अगर मांगे ज़्यादा बढ़ जाएँ तो संप्रेषण वाहिकाओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। जैसे लोगों को न्याय मिल सके, अगर अधिकारियों के स्तर पर कार्रवाई नहीं होती तो जैसे सरकार ने संपर्क पोर्टल शुरू कर रखा है, उस संपर्क पोर्टल पे लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, इसके माध्यम से शिकायतें सरकार तक पहुंचती हैं। तो सरकार जो है मांगे अगर बढ़ जाएं तो इन संप्रेषण वाहिकाओं की जो है संख्या बढ़ा सकती है, कम्युनिकेशन चैनल्स को बढ़ा सकती है। रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान भी मांगों को नियंत्रित किया जाता है, यानी मांगों को जब निर्णयों में बदला जाता है तभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। यानी विधायिका, कार्यकारी और प्रशासनिक संगठन इन मांगों को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आधिकारिक निर्णयों से मान लो लोग बहुत ज़्यादा अप्रसन्न हो जाएंगे तो प्रणाली को लोगों का समर्थन मिलना बंद हो जाएगा और राजनीतिक प्रणाली की वैधता संकट में आ जाएगी। अगर इस सिद्धांत की आलोचना करें तो अनेक त्रुटियां इस सिद्धांत में है। जैसे एक राजनीतिक शक्ति के जो संकल्पना है, जो आधुनिक उपागम की एक देन है, उसके लिए अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा, ये मतदान व्यवहार के अध्ययन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तीसरा, साम्यवाद के प्रति पूर्वाग्रह से ये ग्रसित है, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था कहती है कि उदार लोकतंत्र जो है वो जो राजनीतिक प्रणाली है उसको नष्ट करना पड़ेगा और एक नया सिस्टम ही खड़ा करना पड़ेगा। जबकि राजनीतिक प्रणाली विश्लेषण ये कहता है कि यदि व्यवस्था में कोई खामी है तो उसको दूर किया जा सकता है। मान लीजिए कोई स्कूटर के अंदर कोई किसी पार्ट में कोई गड़बड़ है, जैसे क्लिच प्लेट में गड़बड़ है या सीट में कोई गड़बड़ है, इंजन में कोई गड़बड़ है, तो उसको सुधारा जा सकता है। प्रणाली विश्लेषण यही कहा जा सकता है कि पूरे स्कूटर को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, यानी पूरे राजनीतिक प्रणाली को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मांगे हैं तो लोग मांगों को रखें, उन पर सरकार उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होती है। जबकि साम्यवादी व्यवस्था कहता है कि जो उदारवादी लोकतंत्र है वो एक पूरा सिस्टम ही सड़ा हुआ है। क्रांति करके, हिंसक क्रांति के माध्यम से साम्यवादी व्यवस्था को लाया जाना चाहिए, तभी एक सही व्यवस्था कायम होगी। तो साम्यवादी पूर्वाग्रह से ये ग्रसित है कि साम्यवादी व्यवस्था को रोकने के लिए खासकर अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने साम्यवाद का अवरोधन करने के लिए कि विश्व में साम्यवाद का प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हो और पूंजीवाद के अंतर्गत जो ये उदारवादी जो लोकतंत्र है ये फले फूले, ये व्यवस्था कायम रहे, कहीं लोग हिंसक क्रांति नहीं करें। तो इस मॉडल के माध्यम से लोगों को ये बताने का प्रयास किया गया कि उदारवादी जो लोकतंत्र प्रणाली है वो आपकी मांगों को सही निर्णयों में बदलने में सक्षम है। हिंसक क्रांति के माध्यम से उदारवादी लोकतंत्र को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो प्रणाली विश्लेषण है ये खुले समाजों के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन जो साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं उनके अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी प्रणाली विश्लेषण के तहत, एक आधुनिक उपागम के तहत एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है। तो आपको उम्मीद है कि ये व्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में एक बड़ा जटिल सा सिद्धांत है, लोगों की समझ में कम आता है। इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है ये आपको जो है समझ में आएगा कि पॉलिटिकल एनालिसिस का या जो सिस्टम थ्योरी है वो क्या है, ये व्यवस्था सिद्धांत क्या है, ये आपको समझ में आएगा। आपका जो असाइनमेंट है, जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्यवस्था सिद्धांत या प्रणाली सिद्धांत की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। बड़ा क्वेश्चन भी आता है, छोटा भी आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मांगे कितने प्रकार की होती हैं, समर्थन कितने प्रकार के होते हैं, निर्गत कितने प्रकार के होते हैं, या नियामक तंत्र कौन कौन से होते हैं, या डेविड स्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग आए हुए हैं। इसके वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आए, कोई समस्या हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनके अंदर आप अपनी समस्या बता सकते हैं। उसका उचित समाधान करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।